गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच की ये प्रॉब्लम है, एक बार देख लें। मैसर साय कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2012 with head office at Mumbai and a branch at Chennai. Purchases were made exclusively by the head office where the goods were processed before sale. There was no loss or wastage in processes. अंडरलाइन करते हैं इसे, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। There was no loss or wastage in processing. Only the processed goods received from head office were handled by the branch. मतलब पहले हेड ऑफिस में हम गुड्स को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फिर हम ब्रांच में भेजते हैं। द गुड्स वर सेंट टू ब्रांच एट प्रोसेस्ड कॉस्ट प्लस 10%। ब्रांच में प्रोसेस कॉस्ट में 10% जोड़ के जो वैल्यूज आती है उस पर हम गुड्स को भेजते हैं। ठीक है। ऑल सेल whether by the head office or by the branch were at a uniform gross profit of 25% on their respective cost. ये respective cost वर्ड जो है वो थोड़ा सा important है, मतलब जो उस डिपार्टमेंट या उस ब्रांच की कॉस्ट है, इस पे अंडरलाइन कर दें। जैसे सपोज करो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किया 10% एवं प्रोसेस कॉस्ट, तो ब्रांच के लिए तो जो 110% प्राइस है वो उसकी कॉस्ट है, उस 110% पे वो 25% ऐड करेगा। ठीक है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2013। हेड ऑफिस और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ठीक है। कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, सेल्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 9,24,000। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स, ब्रांच करंट अकाउंट, इसको भी अंडरलाइन करिए। अभी आपको थोड़ी देर में मैं सारी चीजें समझाऊंगा। क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस। नाउ अब ये देखिए हेड ऑफिस करंट अकाउंट, ये हेड ऑफिस करंट अकाउंट और ब्रांच करंट अकाउंट ये दोनों आपस में टैली नहीं हो रहे हैं, और गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये दोनों भी टैली नहीं हो रहे हैं। तो पहले हमें इन दोनों को टैली करना होगा। सबसे पहले जब भी हम इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट्स को फाइनल अकाउंट में शेप देते हैं तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आप इनके इंटरनल अकाउंट्स को रिकंसाइल कर लें। ठीक है। चलिए नरेशन थोड़ा सा और पढ़े। पहला पॉइंट है गुड्स सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच इन मार्च 2014 और 44,000 वर नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 2 अप्रैल 2013। अगर ये लाइन लिखी भी नहीं होती तो भी हमें पता चल रहा था कि गुड्स सेंट हमारा है 9,25,000 एंड गुड्स रिसीव्ड कितना है? गुड्स रिसीव्ड है हमारा 8,80,000। इसका मतलब 44,000 का गुड्स जो है वो ब्रांच के पास अभी रिसीव ही नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद a remittance of 84,300 sent by the branch to head office was also similarly not received up to 31st March. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपनी बुक्स में वर्किंग नोट बना के इन रेक्टिफिकेशंस को कर दें। ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं और एक ये ब्रांच की बुक्स हैं। पहले जो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है, हेड ऑफिस अपने यहां इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, ब्रांच करेगी goods received from
हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस अकाउंट 44,000। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? दूसरा ट्रांजैक्शन है a remittance of 84,300 sent by branch to head office। तो दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा कैश इन ट्रांजिट की एंट्री। इसके लिए ब्रांच एंट्री कोई नहीं करेगा, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट है 84,300। ठीक है, हेड ऑफ ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। चलिए आगे लिखा है, तीसरा पॉइंट है स्टॉक टेकिंग एट द ब्रांच डिस्क्लोज अ शॉर्टेज। और जो शॉर्टेज है वो किस प्राइस पर है? सेलिंग प्राइस पर है। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड गुड्स एट हेड ऑफिस एट ₹1 लाख। ये 2 पॉइंट्स और हैं, इनको हम करेंगे बाद में। आफ्टर दीज 2 वर्किंग्स, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना रखा है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच करंट अकाउंट कितना बैलेंस है? 3,89,800। और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट बना हुआ था, उसका बैलेंस कितना था? 2,61,500। अब ये जो 2 एंट्रीज हमने की हैं, इनकी जरा पोस्टिंग कर दें। पहली एंट्री यहां पर लिखेंगे हम, बाय गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना हो जाएगा? 44,000। और दूसरी एंट्री में हम लिखेंगे बाय कैश इन ट्रांजिट 84,300। इन दोनों एंट्रीज को करने के बाद इसका बैलेंस आएगा 305,500 और इसका भी बैलेंस कितना आएगा? 305,500। ये ब्रॉड डाउन बैलेंस हो गया मेरा 305,500, 305,500। ये एंट्रीज करने से जब ये दोनों बैलेंस रिकंसाइल होते हैं, इसका मतलब है कि आपने ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंसेस थे वो रिमूव कर दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनानी है। सो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हम बनाएंगे। ठीक है, एक तो कॉलमनर ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना है। सो कॉलमनर ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं। ये हमारा हेड ऑफिस हो जाएगा और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे बैलेंस शीट भी बोली है बनाने के लिए। सो ये हमने बैलेंस शीट बना ली।
एज ऑन 31 मार्च 2013। आपके जो कंसेप्ट हैं ट्रेडिंग P&L के, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको फॉलो करें। सीक्वेंस में एक एक लाइन आइटम को करते जाएं और जो जहां प्लेस करना है उसे कर दें। जैसे पहला आइटम है कैपिटल। कैपिटल कहाँ लिखोगे? कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट लिखेंगे, माइनस करेंगे ड्राइंग्स। दूसरा लाइन आइटम है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आप यहां लिख दें, ठीक है। तीसरा लाइन आइटम है परचेज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। सो परचेजेस को आप यहां पर लिखें, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको लिखें, ठीक है ना। परचेजिंग की वैल्यू कितनी है? परचेजेस की वैल्यू है 19,69,500 और प्रोसेसिंग कॉस्ट की वैल्यू है 50,500, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आइटम है सेल्स का, तो जो सेल्स है वो लिख दें, तो बाय सेल्स, दोनों की सेल्स लिख दें। इसकी है 12,80,000 और इसकी है 8,20,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में दिया है कि 9,24,000 है, सो 9,24,000 है। इसी तरीके से यहां पर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 9,24,000। आप कहोगे सर ये एंट्री तो 8,80,000 है, तो आपने जो इससे पहले ये एंट्रीज की थी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, उनके बाद तो यही हो गई ना वैल्यूज, तभी तो हमने रिकंसाइल किया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप जानते हैं P&L का पार्ट है। सो टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिख दें 1,39,000, 15,000। फिर नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सो सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दें 50,000 and 6,200। नेक्स्ट लाइन आइटम आपके डेटर्स आ जाते हैं, तो डेटर्स के लिए आप यहां पर लिखें डेटर्स में आप इस तरीके से लिख दें कि हेड ऑफिस के कितने हैं और ब्रांच के कितने हैं। हेड ऑफिस के डेटर्स हैं हमारे 309,600 और ब्रांच के डेटर्स हैं 1,13,600, ठीक है। इनका टोटल करें तो ये आ जाएगा 4,23,200, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आइटम देखें, ब्रांच करंट अकाउंट, इसको अभी होल्ड कर दें क्योंकि ये करंट अकाउंट से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर लिख दें अलग अलग लिख दें, हेड ऑफिस के अलग लिख दें, ब्रांच के अलग लिख दें। इसके बाद है आपके पास बैंक बैलेंसेस, सो बैंक बैलेंसेस लिख दें। हेड ऑफिस के बैंक बैलेंस है 1,52,000, ब्रांच के बैंक बैलेंस है 77,500।
ठीक है। एंड नाउ ये हमारा हेड ऑफिस करंट अकाउंट है और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच है। अब क्वेश्चन में देखें, इतना करने के बाद आप कहेंगे सर ये तो सारा ही ट्रायल बैलेंस हमने प्लेस कर दिया है। तो सारा ट्रायल बैलेंस प्लेस कर दिया है तो इसके बेसिस पर हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो वर्किंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, वो है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग, कि स्टॉक कितना है। ठीक है, उस वर्किंग के लिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझे। देखिए, हमें अब यह देखना है कि हेड ऑफिस में गुड्स कितना बचा है और ब्रांच में हमारा गुड्स कितना बचा है। सो ये वर्किंग नोट इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेड ऑफिस के लिए बना रहा हूं मैं और ये ब्रांच के लिए बना रहा हूं। हेड ऑफिस ने परचेज किया है 19,69,500 का, जिसमें से अभी स्टॉक जो है वो 1 लाख का मटेरियल अभी बचा हुआ है। दैट इज जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जो हमने प्रोसेस्ड किए वो आ गया हमारा 18,69,500। 1 लाख का मटेरियल तो अभी हमने प्रोसेस ही नहीं किया है, ठीक है ना। अब इसमें जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो मेरी है 50,500। सो टेक्निकली 19,20,000 का मटेरियल मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस्ड। इतने का गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर किया था। अब इसमें से मैं दूसरा वर्किंग नोट निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेंट। जो सेल है वो हमारी 12,80,000 की है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे बनाई जा रही है, 25% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। सो जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट और 20% ऑन सेल। दैट इज 12,80,000 का 20% ये आपका आता है 2,56,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, माइनस कर देंगे तो 10,24,000 आएगा। अब तीसरा वर्किंग नोट, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, वो है 9,24,000। ठीक है, इस 9,24,000 में जो प्रॉफिट ऐड किया है ये कौन सी प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है। ये हमने 10% ऑन कॉस्ट, जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 9,24,000 इंटू
10/110, ये आया हमारा 84,000. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट वो कितना आया? 8,40,000. देखिए 8,40,000 का मटेरियल था जो हमने सेंड किया है, 10,40,000 का मटेरियल ऐसा है जो हमने सोल्ड किया है. सो स्टॉक एट द एंड तो ये हमारा टोटल प्रोसेस्ड कितनी की थी मैंने? 19,20,000. इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और जो सेंट है वो है 8,40,000. इन दोनों को माइनस करें तो हमारा निकलता है कि 56,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड. ये बात हो रही है प्रोसेस्ड गुड्स की. इतने का गुड्स हमारे पास अभी बचा हुआ है हेड ऑफिस में. सो जब आप हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं तो यहां पर आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. दो तरीके का है, एक तो है अनप्रोसेस्ड, वो तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 लाख का एज इट इज बचा हुआ है, और दूसरा है प्रोसेस्ड. ये हमारा 56,000 रुपये का बचा. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. ब्रांच के लेवल की बात करें. देखिए ब्रांच की बुक्स में जो सेल है वो कितनी है? 8,20,000 की सेल है. प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट. किसकी? जो ब्रांच की कॉस्ट है. ब्रांच को इससे मतलब नहीं है कि क्या इनवॉइस प्राइस थी, ब्रांच की कॉस्ट. सो प्रॉफिट कितना होगा? 8,20,000 इंटू 25 ऑन 125, दैट इज 1,64,000. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 8,20,000 में से 1,64,000 कम कर दोगे तो 6,56,000 का जो गुड्स है वो सोल्ड हुआ. ये कॉस्ट कौन सी? जो ब्रांच को है. ठीक है ना. ठीक है. अब टोटल गुड्स रिसीव्ड कितना है? टोटल गुड्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग ट्रांजिट कितने का है? 9,24,000 का. इसमें से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो हमने बेच दिया है वो 6,56,000 का. इसका मतलब है
कि मेरे पास 9,24,000 में से 656 तो 44, 2,68,000, 2,68,000 का मटेरियल बचना चाहिए। इसमें से जो हमारा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में नीचे दिया है कि 20,000 की जो शॉर्टेज है, तो उसकी सेलिंग प्राइस 20,000 है, तो कॉस्ट क्या होगी? सो 2,52,000 का बेसिकली आपके पास स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है जो ब्रांच में है, और ये ब्रांच में इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट है, क्योंकि मैंने जब ये 924 लिए थे तो इंक्लूडिंग ट्रांजिट लिए थे। दैट इज गुड्स एट ब्रांच है मेरा 2,08,000 का, और गुड्स इन ट्रांजिट है 44,000 का। ये 2,52,000 की वर्किंग आ गई। फ्रेंड्स, थोड़ी सी वर्किंग इसकी समझने की है। ये क्या है? इनवॉइस प्राइस है किसकी? हेड ऑफिस की। सो ये क्या है? ये भी इनवॉइस प्राइस होगी किसकी? हेड ऑफिस की। सो अब स्टॉक रिजर्व की बात आई बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो बनाएगा वो स्टॉक रिजर्व बनाएगा। कितने पे बनाएगा? अगर आप दोनों को अलग अलग लिखना चाहते हो तो अलग अलग पे बनाओ। सो 2,08,000 पे 10/110 करो, और 44,000 पे 10/110 करो। ये 4,000 हो गया, और ये आएगा आपका 18,909। ठीक है। अगर आप दोनों पे इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो 2,52,000 पे 10/110 करोगे तो ये आ जाएगा 22,909। जैसे भी आपको मेंटेन करना है। ठीक है। सो स्टॉक रिजर्व एक तो हमारी ये वर्किंग आई। दूसरा, जो मटेरियल लॉस्ट हुआ है या जो शॉर्टेज है वो कितनी की है? 16,000 रुपए की। ये कॉस्ट है ऑफ ब्रांच, और अगर इस पर देखा जाए हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें 10% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस डाटा को मैं यहां प्लेस कर देता हूं। 2,08,000 का ये मटेरियल है जो स्टॉक में है अनप्रोसेस्ड, और गुड्स इन ट्रांजिट है, उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो पहले हमने कर दी है। यहां नहीं होगी एंट्री, वो सीधी एंट्री आपकी, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट की हम पहले ऑलरेडी ट्रायल एंट्री कर चुके ना। ये देखो ना, हमने ब्रांच में एंट्री कर दी है गुड्स इन ट्रांजिट टू
ओके, हमने इसे गुड्स रिसीव्ड लिखा है, इसका सही नाम होना चाहिए दिस इज गुड्स इन ट्रांजिट। तो क्लोजिंग स्टॉक में तो हम उसकी एंट्री करते हैं जिसके हमें डुअल इफेक्ट देने हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक हेड ऑफिस में बात करेंगे। हेड ऑफिस में मेरे पास है 1,56,000 का। जो ब्रांच में है वो है मेरा 2,08,000 का, और जो ट्रांजिट में है वो है 44,000 रुपये का। ये 3 स्टॉक्स हैं। जब हम मर्ज कर रहे हैं बैलेंस शीट को, इसका जो स्टॉक रिजर्व है वो 4,000 है, और जो इसका स्टॉक रिजर्व है 18,909 है। ठीक है। ये जो बैलेंस बचेगा 18,909, ये बचेगा 189,091, और ये बचेगा 40,000 और 1,56,000। इस स्टॉक रिजर्व की दूसरी एंट्री भी करनी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बताता हूं कैसे होगी दूसरी एंट्री। चलो, P&L में हमारे लिए कोई बैलेंस वर्क बचा है? क्यों ये 2,08,000 नहीं लिखा मैंने? ठीक है, नाउ टोटलिंग कर लें एक बार इसकी। ये आ जाएगा 10,08,000, 10,08,000। ठीक है, 10,08,000, 10,08,000, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट हो गया मेरा। गुड्स रिसीव्ड है 924 का। इन ट्रांजिट में भी रहेगा फिर 44,000 का। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रांजिट 44,000। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, एक आपकी लॉस हुई थी, लॉस बाय शॉर्टेज कर दीजिए, जो भी है 16,000 रुपये की लॉस हुई थी। 16,000 रुपये की एबनॉर्मल लॉस हो गई है शॉर्टेज की। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। $8,20,000 प्लस 16,000 प्लस 2,08,000। So this is your 10,88,000। इस 10,88,000 में से 9,24,000 मेरा प्रॉफिट हो गया।
So 1,64,000. This is your gross profit. ओके, मैंने जो पुरानी एंट्री की थी वो ठीक थी। मैंने यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ही लिखा था ना, क्योंकि मैंने उसको ट्रांजिट में नहीं डाला था, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस में डाला था, तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पर वैल्यू 9,24,000 ट्रेडिंग में लिखी है। अगर मैं वहाँ पे ट्रांजिट में लिखूँ, अगर मैं ट्रांजिट में लिखूँगा तो फिर इसको 8,80,000 लिखूँगा, जो मैं ठीक नहीं लगती है। तो मैं 924 से 924 को मैच किया, फिर टोटल मेरा जो स्टॉक है उसकी मैंने दूसरी एंट्री इंपोर्ट कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, सो 1,64,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, जो 1,64,000 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब हेड ऑफिस अकाउंट को टोटल करें। इस तरफ का टोटल आ रहा है 2360। तो ये इस तरफ का टोटल जो है ग्रॉस प्रॉफिट वो मेरा आ रहा है 340। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह की कोई बात नहीं है, सो कोई इशू नहीं है। ये 164 और ये 164, ये 340 और ये 340। फ्रेंड्स कुछ याद है? स्टॉक रिजर्व बनेगा किसकी बुक्स में? हेड ऑफिस की बुक्स में। बस इसी चीज पे आपको थोड़ा ध्यान देना था। सो इनका जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 128091 और जो ब्रांच का नेट प्रॉफिट आया है वो आया 126,800। नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस का है 128091 और ब्रांच का है 126,800। So इस 509,890 1122,090। हम्म 91 आएगा। सो डिफरेंस क्या आ रहा है? डेटर्स हो गए हैं, स्टॉक हो गया है, यस जो कैश इन ट्रांजिट था, जैसे गुड्स इन ट्रांजिट है ऐसे हमारा कैश इन ट्रांजिट भी होगा। चलिए मैच कर ले। 1,56,000 189091 प्लस 40,000 प्लस 423200 प्लस 1,52,000 प्लस 77,500 प्लस 84,300
सो ये आया 11222091। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये टैली हुआ। इस क्वेश्चन को एक बार रिफ्रेश कर ले। इसमें कोई ऐसा, सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करें, इसके अलावा इसमें ऐसा कोई मेजर एलिमेंट नहीं था। गौर से देखें, जैसे कैपिटल, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, ये सब हम देखेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच में डिफरेंस था। तो या तो हम 44,000 रुपीज़ की जो एंट्रीज है, हम इनके यहाँ गुड्स रिसीव्ड बढ़ा देते हैं। जब हम गुड्स रिसीव्ड बढ़ा देंगे तो वो हमारा एक तरह से स्टॉक का ही पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें फिर हमने ये ट्रेडिंग पीएल बनाया, तो बाकी एंट्री सिंपल थी। सिर्फ इसमें ये जो वर्किंग हमने की है, इस वर्किंग में आपको थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा। जरा इसको देख ले वर्किंग को। पहले हमने क्या किया भाई, गुड्स हमारा परचेज इतने का किया था, जिसमें से 1 लाख का अनप्रोसेस्ड है, यानी कि प्रोसेसिंग हमारी इतने की हुई है। फिर इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ दें तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस गुड्स की इतनी आती है। सेल हमें दे रखी है, तो इससे हमने प्रॉफिट निकाल के इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दी। ऐसे इनवॉइस प्राइस दे रखी थी, तो हमने प्रॉफिट हटा के उसकी इनवॉइस कॉस्ट निकाल ली। दोनों की कॉस्ट माइनस कर देंगे तो इतने का गुड्स हमारा ऐसा है जो प्रोसेस में हो गया है और बचा हुआ है। सिमिलरली ब्रांच में 8,20,000 का हमारा गुड्स था जो सेल हुई थी। इसमें प्रॉफिट हमारा 25% जुड़ा है। इसका मतलब है ब्रांच के हिसाब से 6,56,000 का मटेरियल भेजा है, सेल किया। ब्रांच के पास 9,24,000 का मटेरियल है, जिसमें से 656 का सोल्ड हो गया, तो 268 का मटेरियल हमारा ब्रांच में बचा है। ब्रांच कह रही है शॉर्टेज हमारी 16,000 की है, तो इसका मतलब है 252 का मटेरियल बचा है। अगर हम ट्रांजिट को अलग नहीं करना चाहें तो आप शायद सीधा क्लोजिंग स्टॉक 252 ले सकते हैं बुक्स में। आपने अलग अलग दिखाना है ट्रांजिट को, तो मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली रिकॉर्ड this closing stock you can directly record as 2,52,000, क्योंकि बताने के लिए कि आपका इतने का मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है और इतना ट्रांजिट में, इसलिए। अदरवाइज तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये 252 आ रहा है। तो अगर हम ये 252 लेंगे तो ये भी हम 252 लेंगे पूरा इकट्ठा, और फिर इस 252 पे 22,909 का हम स्टॉक रिजर्व बना देंगे, जो हमारा ये स्टॉक रिजर्व बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।